जाइए तैयार, हो जाइए तैयार। आज हमारा ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स पार। एक्चुअली बच्चों थोड़ा सा ईबीसीएल को समझो। ईबीसीएल का रिवीजन हम आज कर रहे हैं, ईबीसीएल का रिवीजन हम आज कर रहे हैं। और ईबीसीएल 3 पार्ट में डिवाइड है भाई और बहनों, ईबीसीएल 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट 40 नंबर का, अच्छा पहला पार्ट आपका 40 मार्क्स का है। दूसरा पोर्शन जो है बच्चों आपका सेकेंड पोर्शन, पहला पोर्शन आपका 40 मार्क्स, दूसरा पोर्शन बच्चों, दूसरा पोर्शन जो आपका है वो है आपका 25 नंबर, 40 और 25, 40 नंबर का ये वाला पोर्शन है। ये देखिए, ये देखिए। और आज का हमारा जो सेशन होगा, आज का जो हमारा रिवीजन होगा वो होगा बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस 35 मार्क्स। अब की बार 35 पार, ओ हो, अब की बार 35 पार। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं जून 22 में, उनकी दिल की धड़कन धड़धड़ कर रही है, धड़धड़ कर रही है। तो मैं 35 मार्क्स में आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कराने वाली हूं। 35 मार्क्स में आपको पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। आई थिंक सो आप सभी हैं तैयार। मैम करा दीजिए सेशन स्टार्ट। मैम बिल्कुल रेडी है, मैम बिल्कुल रेडी है, मैम बिल्कुल रेडी है। चलो बच्चों आ जाओ। अब तक जब से आपका नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके आज तक के क्वेश्चन, अब तक के क्वेश्चन सारे हम इसी सेशन में अटेंड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस जुड़े रहना है। किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सभी को जय माता दी। अब हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, प्लीज प्लीज। हाँ जी, तो जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए एग्जाम के क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिए एग्जाम के क्वेश्चंस पे, प्लीज फोकस। और अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर करेंगे तैयार, ताकि हमारे क्वेश्चंस इस पोर्शन में रिपीट होते हैं। और कुछ अगर क्रक्स, बेबी क्रक्स नोट करना पड़े तो नोट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन कहां से आया जरा समझते हैं। पहला कहता है F for natural love and affection promise to give her daughter D ₹1 lakh। oh my god रे, oh my god, 1 lakh rupees, but after some time F refused to fulfill his promise। advise D what she should do, what she should do। मैं नहीं वादा कर सकती शाम तक करेंगे, सुबह तक करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको क्वेश्चंस कराना। कोई मैंने एग्रीमेंट तो साइन नहीं करा कि मैं शाम तक पढ़ाऊंगी। अरे जब तक मुझे सही लगेगा एग्जाम के क्वेश्चंस कराने तब तक कराऊंगी। ये कोई एग्रीमेंट थोड़ी होता है। मुझे कोई नाम थोड़ी बड़ा करना है, टाइम पास थोड़ी करना है। बच्चों के साथ बेस्ट देना है, जितना अच्छा लगेगा पढ़ाएंगे। उनके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। चलो आओ, वापस आओ, कम ऑन, कम हियर, कम हियर। देखिए अब सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट सेक्शन बताने जा रही हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक सेक्शन नंबर 25 है। कौन सा सेक्शन है जरा बताना, कौन सा? मेरे साथ साथ बोलते जाना, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है? वैसे जनरल रूल ये है, ये कहता है इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। नोट कर लो अपने यहाँ पे, देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर दोबारा सुनिए, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बट देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन। जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो मैं बेबी क्रक्स नोट करवाती जा रही हूं वो आप नोट करते जाना। सेक्शन नंबर 25 कहता है, ये वो चीज है जो बच्चा सारा नहीं कर पा रहा। ये लग रहा है मैम बहुत 65 मार्क्स तो मैम डीप में पढ़ लिया, क्योंकि आईसीएसआई ने भी बोला एक्सपर्ट बनना है। लेकिन मैम जो ये 35 मार्क्स का पोर्शन है इसमें मैम बहुत सारे चैप्टर हैं, तो मैम लास्ट मोमेंट के लिए मैम इतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैम कुछ इंपॉर्टेंट करा दीजिए एग्जाम के क्वेश्चंस, ताकि मैम वो एग्जाम के क्वेश्चंस कर ले, कुछ उसमें से आ जाए और कुछ हम चैप्टर में से थोड़ा बहुत देख लें। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? जल्दी, सही है या गलत है? एकदम फटाफट से मुझे रिप्लाई करके बताइए जल्दी से, क्या स्ट्रैटेजी सही है या गलत है? रिप्लाई करके फटाफट से मुझे रिप्लाई करके बताइए। 65 मार्क्स डिटेल में, 35 मार्क्स पढ़ेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत सारे हैं। सारे चैप्टर को 100% क्रैम करने के चक्कर में
65 नंबर भूल सकते हैं, इसीलिए 35 नंबर में करेंगे, लेकिन सेलेक्टेड एग्जाम के क्वेश्चन और उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो चलिए जी स्ट्रैटेजी करते हैं स्टार्ट। पहला मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करी, आपके यहाँ पे एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसका एक सेक्शन नंबर 25 है। सेक्शन नंबर 25 कहता है इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बट देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जहां पर कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। देखो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनके रिप्लाई जरूर चाहिए मुझे, मैक्सिमम बच्चे रिप्लाई करें, उससे मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और एक टू वे कम्युनिकेशन बनता है। जब सिर्फ एक ही तरफ से टीचर बोलता रहता है तो टू वे कम्युनिकेशन नहीं बन पाता और आपका कहीं कुछ लैक हो सकता है। इसीलिए प्लीज ट्राई टू फोकस एंड प्लीज कम्युनिकेट योर व्यूज प्लीज। ओके मैम, मैम डन, मैम डन, मैम डन। ओके नाउ अब इधर समझिए जरा बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन जहां पे कहते हैं कि कंसिडरेशन नहीं भी है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसमें एक स्थिति ऐसी है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्या बोला मैंने जरा बताना? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन के दौरान अगर आपने किसी को कोई चीज दी है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी आप उनसे उनका काम पूरा करवाओगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एफ ने प्यार मोहब्बत में आके अपनी डॉटर से वादा किया, अपनी डॉटर से वादा किया और वादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अच्छा, और कहा मैं तेरे को बेटा मैं तुझे लाखों रुपए दूंगा, लाखों रुपए। ओके, बट आफ्टर सम टाइम एफ रिफ्यूज टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। आप मुझे बताइए, वादा किया तो जल्दी, कम ऑन रिप्लाई फर्स्ट, वादा किया तो अब तो बता दो यार, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और यहाँ पापा ने पहले वादा किया और बाद में मना कर दिया। ये एक एक्सेप्शनल स्थिति में आता है, ये एक एक्सेप्शनल स्थिति में आता है और कहता है भैया वादा किया तो निभाना पड़ेगा। वादा, फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, पढ़ने पे ध्यान दो, टाइम नहीं है। बच्चों की दिल की धड़कन धड़-धड़ कर रही है, दिल की धड़कन धड़-धड़ होती है, उनका टाइम निकला जा रहा है। फालतू के क्वेश्चन में एंटरटेन नहीं करूंगी, पहली कह रही हूँ। काम की बातें पूछनी है पूछो, करना है करो, रिवीजन अटेंड करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी मर्जी है। चाहे जून में दे रहे हो, दिसंबर में, अगले जून, उससे अगले जून, उससे अगले जून, उससे अगले दिसंबर आफ्टर जून कमिंग वेरी सून। सीएस वाले बच्चों ध्यान रखना, अब तो हमने महफिलों में जाना छोड़ दिया, कहीं कोई ये ना पूछ ले तेरी सीएस कब होगी, तो प्लीज सिर्फ काम की बातें। तो ये एक एक्सेप्शनल स्थिति में आता है, ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में आता है। वो कौन सी सिचुएशन है जरा देख लीजिए। यहां पे इन्होंने कहा कि भैया जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, सेक्शन 25 से आया है। वैसे जनरल रूल क्या कहता है, मेरे साथ आपको कनेक्ट रहना। जनरल रूल क्या कहता है, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बट देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन। कुछ ऐसी स्थिति है जहां कंसिडरेशन नहीं भी है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है, और वो क्या है कि अगर आपने लिखित में लिख के एग्रीमेंट किया है और उसको कराया रजिस्टर्ड, और कैसे है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो और आपकी जो स्टैंडिंग पार्टी है वो नियर रिलेशन में एक दूसरे के, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा और वहां किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी तरीके से लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। अब मैं सीधा सीधा फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन 25 कहता है अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है। बट सेक्शन 25 के अंदर कुछ एक्सेप्शनल स्थिति हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के दौरान गिफ्ट दिया, दूसरी बात रजिस्टर्ड कराया, लिखित में था, और रिलेशनशिप नियर एंड डियर है, करीबी रिलेशनशिप है, तो वहां पे वो एग्रीमेंट वैलिड होता है, एनफोर्सिएबल होता है, एंड वहां पे किसी कंसिडरेशन की जरूरत भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमारे केस में, इन अवर केस, इन अवर सिचुएशन, एफ इज अ फादर जिसने अपनी डॉटर से 1 लाख रुपए देने की प्रॉमिस करी थी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, लेकिन
अगर उनकी प्रॉमिस राइटिंग में नहीं थी, रजिस्टर्ड नहीं थी, तो डी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉमिस बाय हर फादर एंड फोर्स्ड। इट मीन्स फोर्स करके आप नहीं ले सकते। ओरल प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन नॉट लीगली एनफोर्सेबल अंडर द गिवन एक्सेप्शन। सो एडवाइस किया जाएगा डी को, चुपचाप अपने घर बैठ जाओ, आप कोर्ट में जाके भी अपने पिताजी से वो पैसे नहीं ले सकती हो, क्योंकि कंडीशन है एक्सेप्शनल में तभी आप फॉल करोगे जब आपने जो वादा किया वो लिखित में होगा, वो रजिस्टर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे वादा किया था मुंह से, और वादे, ऐसे वादे लॉ में ट्रीट नहीं किए जाते। तो यहाँ पर डी चाह कर भी भाई और बहनों, चाह कर भी क्या नहीं कर सकती, चाह कर भी अपने पिताजी के खिलाफ केस नहीं कर सकती। कोर्ट बोलेगी ए लड़की तू ये क्या कर रही है, तेरे को पता है, तुझे रूल पता है सही से कि क्या, कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, हाँ है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हाँ है, कंसिडरेशन है नहीं है, राइटिंग में था, राइटिंग में तो नहीं था, मुंह से बोला था, ए तो साइड हो जा, यू हैव नो राइट टू फाइल अ केस इन कोर्ट। ओके चलो जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज कम ऑन फास्ट, क्या क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी जल्दी बताओ, क्या समझ आया कि नहीं आया, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, क्या समझ आया कि नहीं आया, प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, फटाफट से मुझे रिप्लाई करके बताइए समझ आया या नहीं आया। समझ आ गया बच्चों? अगला प्रश्न समझते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों नेगोशिएबल एक्ट से आया, और मैं जो नियम आपको बताऊंगी उनको आप ध्यान रखना, जो नियम मैं आपको वो बताऊंगी वो ध्यान रखना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है होल्डर का, और होल्डर वही व्यक्ति होता है, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन होता है, होल्डर वही व्यक्ति होता है जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन होता है। अगर उसका इंस्ट्रूमेंट पे नाम मेंशन नहीं है, अगर उसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन नहीं है तो वो होल्डर नहीं होगा। होल्ड करने वाला, वैलिड कंसिडरेशन के बदले उसने इंस्ट्रूमेंट लिया, उसका नाम जो है, उसका जो नाम है, क्या बोला मैंने, उसका जो नाम है वो इंस्ट्रूमेंट पे अवेलेबल होना जरूरी है। ये सारी चीजें हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वो होल्डर नहीं होगा, और होल्डर नहीं होगा तो उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा इंस्ट्रूमेंट से पैसे रिकवर करने का। ओके मैम, अब देखो, वेदर अ पर्सन हु ऑब्टेन पोजेशन इंस्ट्रूमेंट बाय थेफ्ट, चोरी या फोर्ज करके, सीना चोरी, इज अ होल्डर, क्या वो होल्डर माना जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे कहता है पर्सन इज अ होल्डर इन एनआई मतलब हु इज एंटाइटल्ड हिज ओन नेम, जिसका अपना नाम है, पोजेशन कर रहा है, रिकवर और रिसीव कर सकता है अमाउंट पार्टी से। क्या क्या बताया जरा बताना, कम ऑन मेरे साथ साथ बताओ। हु इज अ होल्डर, होल्डर इज इक्वल्स टू, सबसे पहली बात अपने नाम से पोजेस कर रहा है, एंटाइटल्ड है इन हिज ओन नेम, अपने नाम से पैसे ले सकता है। नंबर 2 उसके क्या है, पोजेशन में है। नंबर थ्री रिकवर, या फिर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली क्या करनी पड़ती है, टेढ़ी, ठीक है ना। तो इट मींस अपने नाम से होल्ड कर रहा है, उसके पोजेशन में है, उसका राइट है रिकवर या फिर क्या करने का, रिसीव करने का। तो ऐसे व्यक्ति को होल्डर बोल सकते हैं, हर किसी को होल्डर नहीं बोला जाएगा। जल्दी बताओ होल्डर किसे बोलते हैं, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट रिप्लाई, जल्दी जल्दी। व्हाट डू यू मीन बाय द होल्डर, होल्डर इज इक्वल्स टू वो व्यक्ति है जिसके नाम से इंस्ट्रूमेंट है, उसका अधिकार है पैसा रिकवर करने का, लेने का, एंटाइटल्ड है, वो रिसीव कर सकता है, वो रिकवर कर सकता है। ठीक है बच्चों, रिसीव कर सकता है, रिकवर कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को होल्डर बोला जाएगा। अगर चोरी चकारी से आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, आपने सीना चोरी करके कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। आर यू गॉट द पॉइंट? तो ये था हमारा एनआई का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चों प्लीज, कंज्यूमर एक्ट का तीसरा क्वेश्चन, कंज्यूमर एक्ट क्या कहता है जरा समझते हैं, और कहां से क्वेश्चन आया। अब ध्यान से, कंज्यूमर एक्ट से क्वेश्चन कंपलसरी होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। और मैं आपको पिछले 5 अटेम्प्ट के, मतलब जब से आपका सिलेबस आया है तब से लेके आज तक के
जब से लेके आज तक के सारे क्वेश्चंस आपको आज कोशिश करूंगी, और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री माता वैष्णो देवी हम अपने उद्देश्य में कामयाब जरूर होंगे। सो सुनिए ध्यान से, हम अब तक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, और अगर आपके ऊपर अच्छी कृपा दृष्टि रही तो जो क्वेश्चंस मैं आपको 35 नंबर में कराऊंगी वही क्वेश्चंस उनमें से ही आपके एग्जाम में आ जाएंगे, और आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्या हो जाएगी आपकी, जरा बताना। हो गई बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। चले चले तैयार हो जाएं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कंज्यूमर एक्ट से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया बच्चों वो कहां से आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। सभी बच्चों को मैंने बड़े ही मन से, बड़े ही दिल से, बड़े ही ध्यान से कंज्यूमर एक्ट सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया क्लास में, और आई थिंक सो उन्हें थोड़ा बहुत याद भी जरूर होगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है ए इज अ टेनेंट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो किराएदार है बी का, और ए आस्क बी, ए बी से कहता है क्लीन कर दो। ए आस्क बी टू क्लीन, रिपेयर एंड मेंटेन द बिल्डिंग। बी ने मना कर दिया, मकान मालिक ने मना कर दिया। देयर इज नो प्रोविजन इन द लीज एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लीनिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग द बिल्डिंग। हाउएवर ए ने क्लेम फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट। डिसाइड रेफरिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। आपको यहाँ पे लॉ के प्रोविजन समझाने हैं, आपको यहाँ पे लॉ के प्रोविजन बताने हैं कि लॉ क्या कहता है। देखिए लॉ क्या कहता है, प्लीज ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कहां से आया। जो बच्चे भाग रहे हैं ना क्लास छोड़ के, और कभी आ रहे हैं और कभी जा रहे, कंसिस्टेंट पढ़ नहीं पा रहे, उनका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना, थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। सभी बच्चे घर पे हैं, अपने घर बैठ के आराम से लाइव की सुविधा, टीचर आपसे कनेक्ट हो रहा है, प्रोफेशनल आपको गाइड कर रहा है, प्रोफेशनल आपके लिए अवेलेबल है, आप अपने घर पे बैठे हो। और इस समय तो मैं लेक्चर बिल्कुल नहीं देना चाहूँगी, बहुत क्रूशियल टाइम है। मैं समझती हूँ कि कितना क्रूशियल टाइम है। इस समय आपकी दिल की धड़कन धड़-धड़ हो रही है, धड़-धड़ हो रही है, और ये एक वो समय है जो तय करता है कि आपकी हार या जीत होनी है। सो मेरी आप सभी बच्चों को एक एज ए मेंटोर बस यही आपसे एक कुछ भी मान लीजिए, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप ये मान लीजिए, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे। तो मैं आपको जितनी देर भी प्रोफेशनल अवेलेबल हो, जितनी देर भी आपका मेंटोर अवेलेबल हो, जितनी देर भी आप प्रोफेशनल की गाइडेंस में पढ़ो, तो प्लीज़ फोकस करके पढ़ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको कोई पढ़ा रहा है उसके पास यूज एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारे एग्जाम देखे हैं। अब देखिए इधर, अब देखिए इधर क्वेश्चन समझते हैं पहले। जो आपकी प्रॉब्लम है ये कहां से आई है। सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लम आई है कंज्यूमर एक्ट से। ये जो क्वेश्चन पूछा गया मैंने पहले भी बताया था, ये कंज्यूमर एक्ट से आया। ए कंज्यूमर नहीं है, ए फाइल्स फॉर रिलीफ अंडर कंज्यूमर एक्ट इन व्यू ऑफ डेफिनेशन कंज्यूमर गिवन एक्ट। सबसे पहले हमें कंज्यूमर की डेफिनेशन समझनी होगी, कंज्यूमर की डेफिनेशन समझनी होगी। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर का मतलब है जो हायर अवेल कर रहा है कोई भी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज किसके बदले, कंसिडरेशन के बदले। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर की डेफिनेशन में सर्विस या गुड्स दोनों चीजें कवर होती हैं। कंसिडरेशन के बदले चाहे पैसा पे कर दिया या पे करना है, या आधा पे कर दिया, आधे के लिए प्रॉमिस कर दी, या कोई डेफर्ड सिस्टम उसने फॉलो किया, ठीक है। उसी के साथ साथ अब देखिए आगे, अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए सर्विस ली गई है तो ये भी खास बात यहाँ पे बताई गई कि कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई सर्विस ली है तो वो इस एक्ट में कवर नहीं होगी। मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आपने, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आपने सर्विस ली है, अब मैं यहाँ पे चीजें समझा रही हूँ क्योंकि आपकी पढ़ी हुई चीजें हैं। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए सर्विस ली है तो कमर्शियल पर्पस कंज्यूमर एक्ट में कवर नहीं होता, कॉम्पिटिशन एक्ट में कवर होता है। क्या मैम? यस, प्लीज ध्यान दीजिए, कमर्शियल पर्पस कंज्यूमर एक्ट के अंदर कवर नहीं होता, कमर्शियल पर्पस कंपटीशन एक्ट में कवर होता है कंज्यूमर की डेफिनेशन में। याद आया कुछ? याद आया? मेरे साथ साथ देखिए, मेरे साथ जुड़ने का आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो। इसीलिए कनेक्टिविटी, जितनी देर जो भी काम करो अच्छे तरीके से करना चाहिए।
सो आपको पता होगा कि कंपटीशन एक्ट में कवर होता है, कंज्यूमर एक्ट में कवर, कंज्यूमर एक्ट में कवर नहीं होता है रे। ओके, इट मींस अब यहां पे क्या समझना है, जरा देखिए, अब यहां पे क्या समझना है, अब सर्विस के लिए वादा किया जाएगा, सर्विस के लिए अगर बोला जाएगा, सर्विस के लिए मेरे भाइयों और बहनों कहा जाएगा कि हाँ मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा एज ए लैंडलॉर्ड, तो ही तो आप कंज्यूमर एक्ट में क्लेम कर सकते हो। लेकिन जब उसने सर्विस देने के लिए कुछ बोला ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है लीज एग्रीमेंट में, तो कैसे आप उसे बोल सकते हो कि भैया तुझे देना पड़ेगा। तो देखो क्या कहता है, Supreme Court held that tenant entering into lease agreement with the landlord can be considered as consumer under Consumer Act, where there is no provision in the lease agreement regarding cleaning, repairing, maintaining the building is not the consideration for availing these services. So no question of deficiency in service. एक बात बताइए, जब लीज एग्रीमेंट करा तो उसमें क्लीनिंग रिपेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई पॉइंट ही नहीं था, तो इसका मतलब सीधी बात है यहाँ पे टेनेंट ने उसके पैसे तो दिए नहीं, जो पैसा दिया उसको रहने के लिए घर मिला, किराए पे घर मिल गया, लेकिन क्लीनिंग के लिए इस तरीके रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए, बिल्डिंग को मेंटेन करने की कोई बात ही नहीं हुई, कुछ कहा ही नहीं, कोई वादा ही नहीं किया, सर्विस देने की कोई बात नहीं हुई। और जब सर्विस देने की कोई बात नहीं हुई तो डेफिशिएंसी इन सर्विस तो कहां से आ गई है, ठीक है। सो एज पर द जजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ए कैन नॉट बी कंज्यूमर फॉर सर्विस ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग, इट इज नॉट पार्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट, कैन नॉट बी कंसिडर्ड, जो रेंट पे कर रहा है वो इसका कंसिडरेशन है ही नहीं क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं, ही इज नॉट कंसिडरेशन, ही इज नॉट अ कंज्यूमर एंड नो डेफिशिएंसी इन सर्विस अंडर कंज्यूमर एक्ट। क्या ये बात समझ में आई? इट मीन सीधा सीधा क्वेश्चन क्या था, सीधा क्वेश्चन ये था भैया कंज्यूमर तभी माने जाओगे जब आप कोई अवेल कर रहे हो सर्विस। ध्यान दीजिए यहाँ पे हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विस लिखा, और जब सर्विस के लिए कोई वादा ही नहीं किया, सर्विस के लिए कुछ डिस्कशन ही नहीं किया, सर्विस के लिए कुछ बोला ही नहीं, सर्विस के लिए कुछ कहा ही नहीं, तो फिर उसमें किस बात का भाई और बहनों, किस तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। अरे मैं तो किराया दे रहा हूं, तू किराया दे रहा है तो तेरे को रहने के लिए घर दिया, तू जो किराया दे रहा है उसमें ये बात बोली थी कि तेरी सर्विस रिपेयर होगी, मेंटेन होगा, क्लीनिंग हो, नहीं बोली थी ना, तो तूने उसका तो पैसा दिया नहीं, सो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? कम ऑन, रिप्लाई क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी जवाब दो। आपके अंदर इस समय ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए, पूरी की पूरी किताब पढ़ डालो, ऐसा मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। ये मान लीजिए बिल्कुल एकदम ऐसी जगह आप स्टैंड कर रहे हो, ऐसी जगह स्टैंड कर रहे हो, सीएस का पेपर हम चुटकियों में पास कर देंगे, प्रोवाइडेड हमें ढंग से पढ़ना है। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया? क्लास का कुछ फायदा हो रहा है? मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रही हूं उसका कुछ फायदा आपको मिल रहा है? कुछ फायदा मिल रहा है? कुछ फायदा मिल रहा है? अच्छा, आप लिखने की प्रैक्टिस, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी अभी, ठीक है बेटा? आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यस, कम ऑन रिप्लाई। क्या ये बात समझ में आ गई? कंज्यूमर की डेफिनेशन समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ ठीक है, जैसा लिखना चाहो वैसे लिख दो। देखो इधर देखो, अ गिफ्ट ऑफ ₹1 लाख टू बी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक गिफ्ट ऑफ ₹1 लाख टू बी। ए ने बी को गिफ्ट दिया, रिजर्विंग राइट टू टेक बैक 10,000 आउट ऑफ दैट डिजायर बीज एसेंट, वैलिडिटी ऑफ दिस गिफ्ट इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। एक्चुअली गिफ्ट की डेफिनेशन टॉपा में दे रखी है, और देखिए उसी डेफिनेशन से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो प्लीज, बहुत सीधी सीधी सिंपल चीजें हैं, आसान चीजें हैं। पहले हम समझते हैं गिफ्ट का मतलब क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। अगर आपसे पूरा नहीं पढ़ा जा रहा तो एग्जाम के क्वेश्चन कर लो, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, जो मैं आपको करा रही हूँ वो एक वैल्यू एडिशन आपका हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो ध्यान से पढ़ेगा वो उसके लिए। अब सुनो ध्यान से,
पहले गिफ्ट सुन लो, गिफ्ट का मतलब क्या होता है। मैं एक आम भाषा में समझा रही हूँ और फिर उसे क्वेश्चन से कनेक्ट कर रही हूँ। पहले गिफ्ट का मतलब समझते हैं। गिफ्ट का मतलब वो होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, फिर सुनिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को या तो कोई एग्जिस्ट कर रही है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है वॉलेंटरली, मतलब अपनी इच्छा से और बिना किसी कंसिडरेशन के। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा से, अपने मन से मूवेबल जो एग्जिस्टेंस में है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो दे रहा है उसको बोलते हैं डोनर और जो ले रहा है उसे बोलते हैं डोनी। जो दे रहा है उसे बोलते हैं डोनर और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोला जाता है डोनी। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या ये बात समझ में आई? जो दे रहा है उसको बोलते हैं डोनर और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे बोलते हैं डोनी। आर यू गॉट द पॉइंट? ये बात समझ में आई? जल्दी जल्दी बताओ, क्या समझ आई कि नहीं आई? समझ आया या नहीं आया? प्लीज, गिफ्ट का मतलब समझ में आई है? एक बार किसी को दे दिया, जैसे रात बर्थडे था, रात बर्थडे था तो चेन दे दी गिफ्ट में, लो लो, देखो देखो मैं बताती हूँ, मान के चलिए मनास, कृतिका, कृतिका का बर्थडे था कल, कृतिका का बर्थडे था, बच्चा है कृतिका, मैंने नाम लिया कृतिका, ये लो गिफ्ट ले लो, वॉच गिफ्ट कर देती हूँ मैं आपको, बेटा मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, ये लो। कल मैंने इनके बर्थडे में मैं गई और मैंने बच्चे को, लो बेटा लो, आपके लिए घड़ी, ये लो, मूवेबल है ना, ये और नो, मूवेबल है नहीं है, ये लो बेटा, ये लो बेटा, ये लो, ये वॉच ले लीजिए, ये आप वॉच रखिए बच्चों। मैम कौन सी कंपनी? नहीं, ऐसी गिफ्ट में कंपनी की बातें नहीं होती, कंपनी की बातें नहीं करते गिफ्ट में। गिफ्ट प्यार से दिया जाता है, मोहब्बत से दिया जाता है, मन से दिया जाता है, दिल से दिया जाता है। मैंने कृतिका को, अपने स्टूडेंट को, अपने प्यारे प्यारे बच्चे को मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया, ले बेटा ले ले, मैंने इसको गिफ्ट दिया। अगले दिन कृतिका क्लास में आई, अगले दिन एक बच्ची वो क्लास में आई, मैंने उनसे कहा कृतिका गिफ्ट वापस कर दो। व्हाट इज दिस? नो, एक बार आपने किसी को गिफ्ट दिया, यू कांट रिवर्ट बैक, आप उसे वापस नहीं ले सकते हो। आप उस गिफ्ट को क्या नहीं कर सकते, बताना जरा जल्दी बताओ फटाफट से। बस यही बातें ध्यान रखनी है एग्जाम में। अगर एक बार आपने किसी को कोई गिफ्ट दे दिया तो फिर अब उस गिफ्ट को आप क्या नहीं कर सकते, रिवर्ट बैक, वापस नहीं ले सकते हो। अगर गिफ्ट किसी को दिया तो गिफ्ट आप रिवर्ट बैक नहीं करोगे। देखिए, गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ डोनी। नाउ कम हियर, अब क्वेश्चन में आ जाइए वापस, फिर से क्वेश्चन में आ जाइए। क्या कहता है? ए ने गिफ्ट दिया 1 लाख बी को, रिजर्विंग राइट टू टेक बैक 10,000, कि मैं तेरे से वापसी में कितना ले लूंगा, 10,000। क्या ये सही है गिफ्ट? चलो अब आंसर देख लो, गिफ्ट सही है नहीं है। Essential feature of gift is that it cannot be revoked at will and pleasure of grantor. A revocable gift may be revoked by the donor at any time. Its revocation will depend upon the mere will or pleasure of donor. Such a gift is what? Void. But on the other hand, if condition is one which does not depend on will or pleasure of donor, the gift can be revoked on happening of such condition. अगर contingent gift दिया है, कंडीशन लगा के गिफ्ट दिया है और वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको कराती हूं पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पार्टनरशिप का। पहले पार्टनरशिप का प्रोविजन आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगी। पार्टनरशिप का सेक्शन 4 है और सेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 4 का एक नियम है। सेक्शन 4 का नियम क्या है? सेक्शन 4 ये कह रहा है कि पार्टनरशिप किसे बोला जाएगा? जहां पर होगा मस्त बिजनेस। मस्त बिजनेस मैम व्हाट? मस्त बिजनेस व्हाट मैम व्हाट? मस्त बिजनेस। देखो क्वेश्चन के साथ चीजें भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो। मस्त बिजनेस। M फॉर म्यूचुअल एजेंसी, A फॉर एग्रीमेंट। मस्त बिजनेस का मतलब क्या है? M4 है म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला मैंने, जरा बताना, कम ऑन। म्यूचुअल एजेंसी। A फॉर क्या है? एग्रीमेंट। S फॉर व्हाट? शेयरिंग प्रॉफिट। S फॉर व्हाट? शेयरिंग प्रॉफिट। T फॉर व्हाट? 2 और मोर पर्सन्स। T फॉर व्हाट? जल्दी जल्दी बताओ। T फॉर व्हाट? 2 और मोर पर्सन्स। एंड B फॉर व्हाट? बिजनेस। B फॉर व्हाट? बिजनेस।
सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, सेक्शन 4 ने यही बोला, अगर ये सब चीजें हैं तो आपका पार्टनरशिप है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है। जल्दी जल्दी बस आपको एक लाइन याद रखनी है, मस्त बिजनेस। जल्दी लिख के बताओ क्या बोला मैंने, कम ऑन सारे बच्चे रिप्लाई करो, सारे बच्चे रिप्लाई करो। क्या क्या इस क्लास में, अगर वो बच्चा क्लास ले रहा है तो जरा रिप्लाई करके बताना, क्या इस क्लास में लोकेश बच्चा क्लास ले रहा है? लोकेश क्या क्लास ले रहे हैं? लोकेश क्या क्लास ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो रिप्लाई करके जरा बताएं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। लोकेश क्या क्लास में प्रेजेंट है? लोकेश क्या क्लास में प्रेजेंट है? क्लास अटेंड कर रहे हैं? यस। चलिए खैर, समझिए जरा, इधर ध्यान दीजिए। मस्ट बिजनेस, एम फॉर म्यूचुअल एजेंसी, ए फॉर एग्रीमेंट, एस फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, टी फॉर 2 और मोर पर्संस एंड बी फॉर बिजनेस। ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप भी नहीं है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई बाय 50 बेल्स ऑफ कॉटन। उन्होंने कॉटन बाय किया और आपस में डिवाइड कर लिया। क्या ये पार्टनरशिप है? एक्स एंड वाई 50 बेल्स ऑफ कॉटन, एग्रीइंग टू डिवाइड दीज बिटवीन दैम, डिसाइड वेदर एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। सपोर्ट योर आंसर इन लाइट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कम ऑन रिप्लाई, क्या ये पार्टनरशिप है? जल्दी बताइए, क्या ये पार्टनरशिप है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ, क्या ये पार्टनरशिप है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल एलिमेंट। सो एक्स एंड वाई आर नॉट पार्टनर्स। एक्स एंड वाई क्या नहीं है? बताओ जल्दी से, एक्स एंड वाई पार्टनर्स क्यों नहीं है? क्योंकि सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप, पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस to share profit in common. Profit means excess of returns. So in present, X and Y 50 bales of cotton, agreeing to divide bales between them. This is not a partnership actually. This is not a partnership actually. ये एक पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। Got the point? समझ आया? चलिए अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है टॉपा से, अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, और इसको भी हम समझेंगे। वन इज अ इंग्लिश मॉर्गेज एंड सेकंड वन इज अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए फोकस फोकस प्लीज फोकस, समझिए ध्यान से। इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, क्या कहानी है इसकी जरा समझते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, डिफरेंस बिटवीन इसका बताना है, बहुत ही सिंपल। देखिए बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल समझना होगा। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है? मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, और कंडीशनल सेल, मॉर्गेज का मतलब होता है, ऐसे होता है, मान के चलिए मिस्टर ए ने अपना घर गिरवी रखा। अब समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मिस्टर ए ने अपना घर गिरवी रखा, ठीक है मैम, रख दिया, ओके। मिस्टर ए ने अपना घर गिरवी रखा, मैम यस, ओके, रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब गिरवी रखने के बाद ये बोला कि मैं इस ड्यू डेट पे पेमेंट कर दूंगा। अगर बाय चांस मैंने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो ये घर आपका हो जाएगा, मतलब सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब तक पैसा ड्यू डेट नहीं आती तब तक मॉर्गेज है। अगर पैसा नहीं दिया, उसको पैसा नहीं मिला सामने वाली पार्टी को, तो वो सेल मानी जाएगी। फिर आर यू गॉट द पॉइंट? आर यू गॉट द पॉइंट? कंडीशनल सेल समझ में आया? समझ आ गया?
इट मीन्स जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर तभी होगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट का डिफॉल्ट होगा तो ओनर होगा कंडीशनल सेल में, अदरवाइज नहीं होगा। अब समझिए, इंग्लिश मॉर्गेज, देयर इज अ पर्सनल लाइबिलिटी अंडरटेकन बाय मॉर्गेजर टू पे द डेट। इन मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल देयर इज नो पर्सनल agreement for payment of money as is remedy. In English mortgage, ownership in mortgage property is absolutely transferred to the creditor, which however may be diverted on repayment of loan on fixed day. Actually क्या होता है कि इंग्लिश मॉर्गेज में आप ओनरशिप दे देते हो पहले ही, ओनरशिप पहले ही चली जाती है। देखिए दोनों में अंतर समझिए, इंग्लिश में ओनरशिप पहले ही चली जाती है, पहले दिन से ही चली जाती है। अगर तुमने पैसा दे दिया तो ओनरशिप वापस आ जाएगी, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वो एब्सोल्यूट ओनर है, वो एब्सोल्यूट ओनर है। लेकिन दूसरे केस की अगर हम बात करें, अगर हम दूसरे केस की बात करें, कंडीशनल सेल की बात करें, उसमें ये कहा भैया ओनरशिप उसी की है जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। अगर उसने डिफॉल्ट किया, अगर उसने डिफॉल्ट किया, अगर उसने डिफॉल्ट किया, एब्सोल्यूट ओनरशिप इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अगर उसने डिफॉल्ट किया तो ओनरशिप वापस आएगी, अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया तो ओनरशिप नहीं आएगी। आर यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया दोनों? दोनों समझ में आ गए? यस मैम। चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी, ये शॉर्ट नोट आप पढ़ोगे वैसे भी समझ में आ जाएगा। प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन दोनों के बीच में जरा अंतर समझिए। प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए क्या होता है। और एक है आपका चार्ज एंड मॉर्गेज, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पज, हो सकता है आपके एग्जाम में यही मिले। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले मैं समझा देती हूँ प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्लीज ध्यान दीजिए। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में अंतर समझिए, अंतर समझिए, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस समझिए बच्चों, जल्दी से जल्दी, कम ऑन। एक्चुअली प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होती हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकती हैं। पहले मैं प्रॉमिसरी नोट समझा रही हूँ, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाऊंगी। मान के चलिए, ये देखिए, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बी से कैलकुलेटर खरीदा, मिस्टर ए ने बी से कैलकुलेटर खरीदा, मिस्टर ए ने बी से कैलकुलेटर खरीदा। क्या खरीदा जरा बताना? मिस्टर ए ने बी से कैलकुलेटर खरीदा और खरीद कर रख लिया। मिस्टर ए ने बी से कैलकुलेटर खरीदा और कैलकुलेटर खरीद कर रख लिया अपने पास। ठीक है मैम, कैलकुलेटर खरीद कर रख लिया, ओके मैम, बहुत बढ़िया। अब ए ने पता है क्या बोला? ए ने बोला भैया भैया बी, तो ए ने बी को क्या देना है? पैसे देना है कि नहीं देने हैं? यस, ए बी को क्या देगा? कम ऑन, ए क्या देगा बी को? ए बी को क्या देगा? जल्दी बताओ फटाफट से, ए बी को क्या देगा? ए बी को क्या देगा? जल्दी जल्दी बताओ, ए बी को क्या देगा? कम ऑन, मनी। अरे मणि रे मणि, मनी देगा, मनी, पैसा देगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब दियो रे तुमने, पैसा देगा रे, पैसा। ओके, सो आप मुझे बताइए जरा, आप मुझे जरा जवाब दो, जनता जवाब मांगती है रे, आप मुझे जवाब दीजिए, जनता जवाब मांगती है रे। ओके मैम, ए बी को पैसा देगा, ठीक है मैम, पैसा देगा, यस, ए बी को पैसा देगा। लेकिन ए ने कहा भैया मेरे पास आज नहीं है, मेरे पास आज नहीं है, 2 महीने बाद पैसे आएंगे। क्या मतलब? अरे मेरे पास आज नहीं है बट 2 महीने बाद पैसे आएंगे, मैं तेरे को दे दूंगा, काहे को टेंशन लेने का। ये बोलता है 20 से, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, काहे को टेंशन लेने का, काहे को टेंशन लेने का। ये बोलता है 20 से, ओके ओके ठीक है ठीक है। तो ए ना वादा करता है, ए ना वादा करता है, ए ना वादा करता है, ए क्या करता है जरा बताना, लिख के बोल। देखो यार, इतने जोश के साथ, आपसे बड़ी हूं फिर भी खड़ी हूं, आपसे बड़ी हूं फिर भी खड़ी हूं। आप बैठे हो आराम से घर पे, मैं यहाँ पे हिमालय की चोटी पे खड़े होकर पढ़ा रही हूं इतनी बर्फ में,
इधर से भी हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, और तुम अपने घर पे आराम से बैठे हो। बताओ ए बी से क्या करेगा, ए बी से क्या करेगा? बैठ के पढ़ रहे हो तुम, सोचो आपसे कितने साल बड़ी हूं मैं, फिर भी खड़ी हूं, और तुम घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तो मुंह से जवाब नहीं निकल रहा, तो कैसे सीएस बनोगे रे बच्चों? अरे सीएस बनने के लिए सीएस वाले बच्चे दिखने चाहिए, उनके अंदर इतना मोटिवेशन भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा लोग होंगे, ऐसे वाले लोग होंगे वो, जिनके नाम से लोग बाग सोचेंगे अच्छा वो। और नाम बनाने के लिए काम करना पड़ता है बच्चों, काम करना पड़ता है, वो टाइम आ गया जो आपको काम करना है, समझ रहे हो ना बात को? चलो बताओ जल्दी से, ए बी से क्या करेगा? बोलोगे नहीं, मैं क्लास आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, मेरा दिमाग खराब है, मैं करोड़ों का गला खराब कर रही हूँ फ्री फंड में। गुस्सा आ गया मेरे को, जवाब नहीं देते हो तुम। क्या करेगा जल्दी बताइए? यस कम ऑन, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन बच्चों। क्या करेगा? यस यस, प्रॉमिस करेगा, वादा करेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ओके, तो ए बी से करेगा प्रॉमिस। ओके, ए होगा प्रॉमिसर, बी होगा प्रॉमिसी। जिसने सामान लिया वही प्रॉमिस कर रहा है और बोल रहा है मैं तेरे को पैसे वापस करूंगा। ओके गुड, वेरी गुड, थैंक यू। 2 महीने बाद, तो इस नोट को जो लिखेगा उसे बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, एंड देयर आर 2 पार्टीज, one party is promised to another party I pay rupees 10,000 on this and this date, so this is a promissory note. Hey ma'am, हाँ, this is a promissory note. And what do you mean by the bills of exchange? What do you mean by the bills of exchange मैम? फिर पहले promissory note आपने बताया ना मैम, तो मैम bills of exchange मैम क्या होता है मैम? A promissory note is a 2-party instrument. Okay जी, 2-party instrument। लेकिन अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझिए, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे बोला जाता है? बिल एक्सचेंज किया जाता है। सुनो 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 गौर से, दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे CS प्रीति सिंह क्लासेस के बच्चे। ओके, सो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हियर इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड देयर आर, यहाँ पे ए है और बी है। यस मैम ए, यस मैम बी। और पता है बच्चों ए बी से बोलता है, ए बी से बोलता है मेरे को ना सामान चाहिए, मेरे को सामान चाहिए। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए बोल? मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, मेरे को कैलकुलेटर चाहिए ना, मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर क्या चाहिए? मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। ओके अच्छा, ले कैलकुलेटर ले जा, ले 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 कैलकुलेटर ले जा, ले ले पकड़, ले कैलकुलेटर ले जा। कैलकुलेटर दे दिया बी ने। अब बी ने कैलकुलेटर दिया तो बदले में इसको क्या चाहिए रे? पैसा चाहिए मैम, पैसा चाहिए मैम, पैसा चाहिए। ओके, तो बदले में पैसा चाहिए इसको। बी ने कहा चल निकाल निकाल, चल रोकड़ा निकाल रहे हैं, निकालना रोकड़ा। बोलता है आज तो मेरे पास नहीं है, 3 महीने बाद ना मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तेरे को वापस कर दूंगा। अच्छा अच्छा, मैं तेरे पे कैसे विश्वास करूं? मैं तेरे पे कैसे विश्वास करूं? एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, तुम मेरे ऊपर बिल लिख दो, तुम मेरे ऊपर बिल लिख दो। तुम बी को बोल रहे हैं, बी को बोल रहे हैं बिल लिखने के लिए, तो बी लिखेगा बिल, बिल ड्रॉ करेगा। है हाँ सच्ची मुच्ची बिल ड्रॉ करेगा। बी क्या करेगा बच्चों जरा बताना? बिल ड्रॉ करेगा। बी क्या ड्रॉ करेगा? कमान रिप्लाई फास्ट। क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो जो ड्रॉ करता है तो मैम उसको मैम ड्रॉअर बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ये ड्रॉअर है। अच्छा अच्छा, तो ये फिर एक्सेप्टेंस देगा। यस बिल्कुल, ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, तो ये हो जाएगा पेई।
पे ही होगा ये। कौन होगा जल्दी जल्दी बताओ कॉन्सेप्ट फटाफट से। जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉई। मुझे पता था आप ऐसी, बिल्कुल यही मैं पहले से ही जानती थी। यहाँ पे का मतलब वो नहीं है जो पे करेगा, यही यही इसी चीज के पैसे हैं, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे हैं। ध्यान देना बात पे। पे नहीं बोला जाएगा बेटा, इसे बोला जाएगा ड्रॉई। क्या बोला जाएगा? ड्रॉई। इट मींस जो बिल लिखेगा वो होगा ड्रॉर, जो बिल लिखेगा वो होगा ड्रॉर, जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा ड्रॉई, एंड द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट इज नॉन एज पे। मुझे पता था आप ये गलती करोगे। एंड द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट इज नॉन एज पे। अच्छा, तो मैम ये पे कौन होगा? बी बोलता है मेरे को ही पैसे चाहिए, मेरे को ही पैसे चाहिए, तो पे बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और बी के अलावा कोई और भी हो सकता है। क्या इधर एक बच्चा आया कि वो एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे पढ़ने के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने आए थे, और वो मुझे लग नहीं रहा आज क्लास में है, और वो बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला बच्चा, पता नहीं उसे इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। और वो बच्चा एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया नहीं यूके से आया था, वो यूके से आया था वो बच्चा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं यूके। वो बच्चा आए कि इधर आज क्लास में है क्या? अभी क्लास अटेंड कर रहा है क्या? रिवीजन सेशन, एग्जाम प्रिपरेशन ज्वाइन करा है कि उसने? यूके वाले बच्चे ने, लोकेश है उसका नाम। लो भैया तुम पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गए लोकेश, लेकिन तुम यूके से आए और नजर नहीं आ रहे। क्या यूके वापस चले गए क्या? यूके वापस चले गए हो क्या? अच्छा यूके वापस चले गए, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा, याद। चलो अब इधर आ जाओ वापस। तो इट मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी होती हैं, 3 भी हो सकती हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज भी हो सकती हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 2 पार्टी भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। 3 तब होगी जब बी बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे बदले तू सी को दे दे, ठीक है मुझे उसे देना था, तू सी को दे दे। तो इट मींस पे 2 हो सकते हैं, खुद वो भी हो सकता है, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी हो सकता है। उस बच्चे का अगर किसी के पास नंबर हो तो उसे घंटी मार दो, घंटी बजा दो उसके, हेलो हेलो ए लोकेश यूके वाले, ए भैया क्लास चल रही है रे, बड़े इंपॉर्टेंट, तू कहाँ रे, सो रहे है क्या, उठ जग, चल क्लास ले। चलो इधर आओ, वापस आओ। चलो पे कौन कौन हो सकता है? पे कौन कौन हो सकता है? जल्दी जल्दी। ड्रॉर भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। इट मींस हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? कम ऑन रिप्लाई फास्ट। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? 2 और 3? जल्दी जल्दी बताओ, 2 और 3? यस 3 मैम, 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। और प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ होती है 2 पार्टीज। अगर तुमने आज जवाब नहीं दिया ना, 3 पार्टी का जवाब नहीं दिया ना, मैं बंदूक लेके आई हूं आज तो आप चला देंगे हम यहीं से ही। अच्छा हाँ, चलो चलो, अब ये है बाएं हाथ का खेल, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में हम धज्जे उड़ा देंगे। ओके मैम, चलो 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 चलो। आप प्रॉमिसरी नोट के अंदर कितनी पार्टी होती है भाइयों और बहनों? मैम जी 2, मैम जी 2। एक लिखने वाला, प्रॉमिस करने वाला, एक पैसा लेने वाला। प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्ट, अब मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गई हूं तो उसी हिसाब से मैं बात करती हूं बच्चों, आप मुझे बताइए प्रॉमिसरी नोट के अंदर कितनी पार्टी होती है? एक्चुअली जब मैं 80 साल की हो जाऊंगी तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी, सिंपल सी बात है। जब मैं 80 साल की हो जाऊंगी तो बच्चों मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे 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 करके। हाँ तो बच्चों प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टी होती है? 2 पार्टी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है रे बच्चों? 3। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ओके मैम, ओके मैम। चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी। प्रॉमिस नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द मेकर हिमसेल्फ। मेकर को नहीं पैसा दिया जाता, मेकर तो देता है, प्रॉमिस करता है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉ करता है उसको पैसा रिसीव हो सकता है। इसके अंदर होती है
प्रॉमिस। अच्छा, इसके अंदर होती है बच्चों प्रॉमिस, और इसके अंदर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर होता है ऑर्डर दिया। रे बी ने ऑर्डर दिया, यस मैम। प्रॉमिसरी नोट के लिए किसी चीज की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट होना जरूरी है। लायबिलिटी ऑफ मेकर प्रो नोटिस प्राइमरी होती है, लेकिन ड्रॉर के केस में सेकेंडरी होती है, पहले तो पे ही देगा। ओके मैम, चलिए जी बच्चों, हाँ 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 हाँ, अब चार्ज और मॉर्गेज के बीच में अंतर करते हैं। What is the difference between a charge and a mortgage? What is the difference between a charge? ओ बेटा, ओ भैया मानसी, मेरे को नहीं होना रे, 80 साल का नहीं होना। 80 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा कम ही जीना है, कम लेकिन मजेदार जीवन, चाहे छोटा हो लेकिन शानदार जबरदस्त होना चाहिए। जिंदाबाद। अच्छा मैम, हाँ, अब तुम छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हो, छोटे छोटे, इनने छोटे छोटे से बच्चे तुम्हारे चेहरे हो, तुम्हारे चेहरे मुरझा गए हैं क्योंकि तुम सीए। अरे मजे लो, एंजॉय लो। देखो बच्चों, तुम डूब तो गए हो जलेबी की तरह, इलज तो गए हो, है ना। अब तुम जलेबी की तरह ऐसे 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 करके इलझ गए हो। स्ट्रेस नहीं लेना भाई, भाई स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से कुछ नहीं होता। सुनो, अब तुम जलेबी की तरह ऐसे करके इलझ गए हो, इलझ गए हो, इलझ गए हो। अब जब इलझ ही गए हैं तो क्यों ना रस में डूब के मजा लिया जाए। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, मजे से जियो, ज्यादा टेंशन मत लो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलो वापस आओ, मॉर्गेज और चार्ज के बीच में अंतर करते हैं। मॉर्गेज और चार्ज, आपको पता है मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो गया, आपको फील नहीं हुआ होगा 1 घंटा हो गया। तो मैम आप एक काम करो, मैम आप एक काम करो, मैम आप सुबह 6 बजे मैम हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया करो, और मैम रात को 6 बजे तक मैम बस आप ही पढ़ाती रहा करो। अच्छा, ऐसे बोलते हैं मैम को, गलत बात। चलो वापस आओ, मॉर्गेज और चार्ज के बीच में अंतर, मॉर्गेज और चार्ज के बीच में अंतर करते हैं। मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पहले मॉर्गेज समझ लो क्या होता है, पहले मॉर्गेज समझ लो क्या होता है, फिर चार्ज, because this is a highly expected question for your exam point of view, and today is your homework just to write down in your register difference between a mortgage and a charge। और मेरी बात जिसने आज तक फॉलो करी है उसके नाम के साथ CS जरूर ऐड हुआ है, ध्यान रखना। मेरी बात जिस बच्चे ने मानी है उसके नाम के आगे CS पक्का ऐड हुआ है। तो आज का होमवर्क आपके लिए है, डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज और चार्ज के बीच में अंतर आपको घर पर लिखकर देखना है, घर पर लिखकर देखना है। दिस इज योर होमवर्क, ओके। चलो मॉर्गेज की अगर बात करें, अगर मॉर्गेज की बात करें तो जरा मॉर्गेज के बारे में समझो। मॉर्गेज में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारे राइट्स होते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की देयर आर बंडल ऑफ राइट्स, एंड आउट ऑफ द बंडल ऑफ राइट्स सम ऑफ द राइट्स आर ट्रांसफर टू सम अदर पर्सन, और उसके बदले वो उसको कंसिडरेशन देता है सिक्योरिटी के रूप में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप और हम हैं, आपको पैसे की जरूरत है, मैंने आपको पैसा दिया, बदले में मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट क्रिएट कर लिया, और मैंने कहा वैसे तो सारे राइट आपके हैं, लेकिन आउट ऑफ द बंडल ऑफ राइट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सम ऑफ द राइट्स आर ट्रांसफर टू मी, सम ऑफ द राइट्स आर ट्रांसफर टू मी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बंडल ऑफ राइट्स में से कुछ राइट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं कहलाता है मॉर्गेज। मॉर्गेज की एक और खास बात समझिए, मॉर्गेज पार्टी की इच्छा से क्रिएट होता है, मॉर्गेज लिखित में होता है, साइंड होता है, विटनेस होते हैं। मॉर्गेज अलग अलग कई तरीके के हो सकते हैं, मॉर्गेज कंडीशनल सेल हो सकता है, एनामोलस मॉर्गेज हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके के मॉर्गेज होते हैं, ठीक है। मॉर्गेज के अंदर 2 पार्टी होते हैं, एक होता है मॉर्गेजर और एक होता है मॉर्गेजी। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज इज अ ब्रॉडर टर्म, चार्ज एक ब्रॉडर टर्म है, और इवन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है एक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है और ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है। चार्ज एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर एक राइट क्रिएट किया जाता है। चार्ज में क्या क्रिएट किया जाता है, एक राइट क्रिएट किया जाता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, एंड चार्ज का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है। एंड चार्ज इज डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट 2013 ऑल्सो। चार्ज को वहां पे ये बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, वही चीज यहाँ पे बोली बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं रेरा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन रेरा का है बच्चों, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ रेरा? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ऑफ रेरा? स्टेट द ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। जो रेरा किस वजह से आया, रेरा का आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, रेरा पिक्चर में क्यों आया, रेरा किस वजह से आया, रेरा का क्या ऑब्जेक्टिव है। रटना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रटना है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेरा? रेरा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? एंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एलॉटी एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, प्रोफेशनलिज्म, सिमेट्री बैठाने के लिए, डेवलपर्स और बायर बहुत घपला होता था पहले, इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के ऊपर, बिल्डर के ऊपर भी और इन्वेस्टर के ऊपर भी। एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई कि अगर बिल्डर सही तरीके से प्रॉपर्टी को नहीं देगा, टाइमली नहीं देगा, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, और इससे गवर्नेंस होता है और जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि हमारा पैसा डूबे नहीं, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमारा पैसा डूबेगा नहीं किसी भी तरीके से। ये ऑब्जेक्टिव था रेरा का। प्री पैक्ड कमोडिटी आप जानते ही हो, डिक्लेरेशन होती है जिसके अंदर नेट क्वांटिटी, नंबर ऑफ कमोडिटी इन सच फॉर्म। फिर दोबारा से एक रेरा का क्वेश्चन आया ट्राइब्यूनल की पावर से। ट्राइब्यूनल की पावर से क्वेश्चन आया बच्चों, ट्राइब्यूनल की पावर। ये आपकी बुक में भी मैंने रेरा आपको पढ़ाया, उसमें आपको बताया है कि 53 के तहत डील विद पावर ऑफ ट्राइब्यूनल एंड ट्राइब्यूनल की क्या क्या पावर है। सबसे पहली बात, ट्राइब्यूनल का अपना प्रोसीजर है, अपना प्रोसीजर है, सिर्फ नेचुरल जस्टिस उसे फॉलो करना है, उसका अपना प्रोसीजर है रेगुलेट करने का, वो किसी भी एविडेंस के रूल से बाउंड नहीं होती है, और उनके पास कोर्ट वाली पावर होती है जैसे कि समन इशू करना, ये सब चीज़ें। और जो भी ट्राइब्यूनल के सामने प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मान ली जाती हैं। एग्जाम में इतना ही याद रखना है। ट्राइब्यूनल की पावर्स रिवाइज करा रही हूँ, ट्राइब्यूनल की क्या क्या पावर्स हैं जरा सुनिए। ट्राइब्यूनल पहली बात सीपीसी से बाउंड नहीं होगा, ट्राइब्यूनल के अपना अपना प्रोसीजर होगा, ट्राइब्यूनल नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, ट्राइब्यूनल के पास कुछ पावर्स रहेंगी सर वाली, जैसे S4 समन इशू करना, R4 रिक्वायरिंग डिस्कवरी प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, R4 रिसीविंग एविडेंस, I4 इशूइंग समन्स। ओके, इस तरीके की पार्टीज रहेंगी। रिव्यू डिसीजन, SIR में ही सारी पावर आ जाती है, S4 समन, I4 इशू, R4 रिव्यू। ठीक है, तो ये सारी जल्दी जल्दी रिवाइज करो फटाफट से ट्राइब्यूनल की क्या क्या पावर्स हैं। क्या ट्राइब्यूनल सीपीसी से बाउंड होगा? यस और नो लिखते जाना, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो, जल्दी जल्दी। क्या ट्राइब्यूनल, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ट्राइब्यूनल सीपीसी से बाउंड होंगे? यस और नो का जवाब आना चाहिए जल्दी जल्दी। क्या ट्राइब्यूनल सीपीसी से बाउंड होंगे? जल्दी जल्दी फटाफट से, जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्या सीपीसी से बाउंड होंगे? कम ऑन फास्ट फास्ट, सीपीसी से बाउंड होंगे, जल्दी 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 जल्दी। नो मैम, नो मैम, नो मैम, मैम नो मैम। क्या अपना प्रोसीजर होगा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्या एविडेंस उनको फॉलो करना हो? नो मैम, नो मैम, नो मैम। क्या उनकी कुछ पावर्स होंगी? यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्या पावर्स होंगी? SIR, S4 समन इशू, I4 इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, इशूइंग एविडेंसेस, इशूइंग कमीशंस, है ना, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए, R4 रिसीविंग एविडेंसेस, रिव्यूइंग डिसीजंस। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। उसी के साथ साथ इनकी प्रोसीडिंग मान ली जाएंगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग। खत्म हो गई पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। हाँ, PMLA की पावर्स बताई यहां पे। और यहां मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एक बात समझाऊंगी, समझोगे नहीं समझोगे? जल्दी बताओ, समझोगे कि नहीं समझोगे? चलो जी, ये कुछ क्वेश्चंस हमने करे, अब हम चलते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा और, अच्छा ही बताओ कैसा लगा, कैसे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, कैसा लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन? पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसा लगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, मुझे रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी बताइए कैसा अनुभव हुआ। क्या आपको शांति की अनुभूति हुई? हाँ जी बच्चों, क्या अच्छा फील हुआ? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट
फास्टम फास्ट, फास्टम फास्ट, फास्टम फास्ट, फास्टम फास्ट, फास्टम फास्ट। ओहो मैम, जान निकल गई है मैम। मैम इस समय तो मैम सच्ची बताएं मैम, मैम बिल्कुल सांस नहीं आ रहा है मैम। मैम घबराहट हो रही है मैम। कुछ जुगाड़ करवा दो पास होने का मैम। चलो जुगाड़ हो जाएगा, टेंशन ना लो। सच्ची मैम? क्या मैम हम पास हो जाएंगे मैम? हाँ हाँ हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम क्या आप सही में सच कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अच्छा मैम, चलो फिर तो सही है मैम। चलिए जी, वापस चलते हैं। वापस चलते हैं और बस पानी पीते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वाटर ब्रेक शॉर्ट सा है, छोटा सा है, चुन्ना सा है। पानी पीते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, फिर हम करेंगे रिवीजन। बस पानी पी के आओ फटाफट से। क्लास कंटिन्यू है, क्लास कंटिन्यू है। पानी पीने का वाटर ब्रेक है, पानी पी के वापस। ए बातें नहीं करनी, पानी पी के आइए फटाफट से, बातें नहीं करनी इधर।
चलिए बच्चों आ जाइए वापस, चलिए वापस आ जाइए, अब क्वेश्चंस फिर से करते हैं। चलिए वापस आ जाइए, फिर से क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्ट, रेडी स्टडी एंड गो। चलिए जी बच्चों देखो, फिर से अगर हम देखें, ऋषि इंश्योर्ड परचेज 2 LIC, इन्होंने 2 LIC परचेज करी थी ABC इंश्योरेंस कंपनी से। व्हेन 5th प्रीमियम बिकम ड्यू, एजेंट ऑफ इंश्योरर मीट द इंश्योर्ड एंड टुक अ बियरर चेक। क्या ले लिया? बियरर चेक ले लिया। बियरर चेक का मतलब होता है उसमें किसी का नाम नहीं होता, जिसको दो उसी का हो जाता है, टूवर्ड्स प्रीमियम। द एजेंट एनकैश द चेक इमीडिएटली, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रीमियम वॉज नॉट डिपॉजिटेड बाय द एजेंट फॉर अनदर 4 months। लेकिन एजेंट ने पैसे जमा नहीं करे प्रीमियम के। आगे क्या हुआ? इंश्योर्ड मेट विद फैटल एक्सीडेंट एंड डाइड, जिसने इंश्योरेंस किया था उसकी हो गई डेथ। क्लेम, उनकी जो वाइफ है वो क्लेम करती है इंश्योरर ऑन द ग्राउंड दैट पॉलिसी हैज लैप्स्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब कंपनी कहती है आपने प्रीमियम नहीं दिया। वेदर क्लेम ऑफ विडो मे बी रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरर, डिसाइड। कहानी समझ में आ गई? कहानी ये हो गई कि मिस्टर ए ने, मान के चलो ऋषि जो था उसने 2 LIC ली थी और उसने बीच में LIC के पैसे कंपनी को ना देके एजेंट को दिए और उसकी हो गई डेथ। तो 4-5 महीने LIC का प्रीमियम नहीं गया तो वो लैप्स हो गई। तो उसकी वाइफ मरने के बाद बोलती है कि मुझे तो LIC का पैसा चाहिए। तो इसके लिए ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में मुद्दा ये उठता है, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति और ऐसी सिचुएशन में बच्चों, ऐसी सिचुएशन में कहानी ये उठती है कि क्या वो पैसा रिकवर कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो इधर, अब इधर देखो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है एक्चुअली। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है डिसाइडेड, कहते हैं एजेंट हैज नो एक्सप्रेस अथॉरिटी टू रिसीव प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है इन हिज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम कलेक्टिंग द प्रीमियम। इम्प्लाइड अथॉरिटी भी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर नो केस हैज बीन सेट अप बाय कंप्लेनेंट बिफोर द स्टेट कमीशन दैट कॉर्पोरेशन इट्स कंडक्टेड एंड इंड्यूस्ड पॉलिसी होल्डर। No agent were authorized to receive premium, nor there any material record. In fact of this, no room to revoke doctrine of apparent authority. आगे कहता है humanitarian view of tragedy faced by claimant, Supreme Court directed the LIC to refund the entire amount of premium paid to the LIC on 4 insurance policies along with the interest. When agent, आगे कहते हैं, in fact of these questions, widow cannot claim any amount from insurer on the ground of apparent authority except when it may on humanitarian ground by court as was heard in this. अब मेरी कहानी सुन लो। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एज ए ह्यूमैनिटी अगर देखा जाए, वैसे तो एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है पैसा रिसीव करने की LIC के बिहाफ पे। तो जब LIC के बिहाफ पे वो एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है तो वो किस बात का केस फाइल करेंगे। लेकिन मुद्दा ये उठता है, लेकिन स्थिति ये बनती है कि एज ए ह्यूमैनिटी उनका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। आगे जो मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पस। एक मैंने आपको इंग्लिश और कंडीशनल, मॉर्गेज एंड चार्ज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखवा रही हूँ मैं आपको साथ साथ। एक्चुअली क्या है कि जिनकी आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए भी, इनमें से भी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको लिख के देखने, कौन कौन सा क्वेश्चन बताया जरा बताओ जल्दी से। और एक बच्चा थोड़े अच्छे तरीके से नोट करे, अच्छे तरीके से हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नोट करे। वैसे मैं पढ़ा सारी रही हूँ, बट अगर तुम्हारे पास की बिल्कुल ही कुछ ना हो तो ये क्वेश्चन तो जरूर लिख के देख लेना। कौन सा क्वेश्चन कराया बताना अभी तक कौन सा बताया था मैंने। एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज, लिख लेना एक बच्चा, मॉर्गेज एंड चार्ज। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताया कि इंग्लिश मॉर्गेज कंडीशनल, इंग्लिश मॉर्गेज एंड कंडीशनल सेल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और एक बच्चों सेक्शन 53A ऑफ टॉपा, ये भी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने हाईली एक्सपेक्टेड आपके लिए रखे,
जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तीनों क्वेश्चन याद है, सेक्शन 53 ऑफ टोपा। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, जरा समझो। अब ये कहानी समझो जरा, पूरी की पूरी कहानी समझो बच्चों, ये पूरी की पूरी कहानी जरा समझते हैं। टोपा की क्या कहानी है एक्चुअली, देखो सुनो। मान के चलिए किसी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब परचेज कर लिए तो उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कराना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर रजिस्ट्री नहीं कराई, क्या बोला मैंने, अगर आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई तो एक तरीके से फॉल्ट माना जाता है, आपकी प्रॉपर्टी वापस हो सकती है। लेकिन टोपा एक्ट के अंदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक सेक्शन है 53A, वो कहता है कि अगर कुछ कंडीशंस पूरी है और उसने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इस वजह से आप उससे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो देखिए, सुनिए ध्यान से सुनिए। फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस 53A। देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट मस्ट बी फॉर, क्या होना चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी क्या होना चाहिए, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय ट्रांसफरर एंड नेसेसरी टर्म्स आपने पूरी कर दी हो। तो यहाँ पे अगर ये सारी कंडीशन पूरी कर देते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ट्रांसफरर कभी भी उनके राइट से उन्हें वापस, उनकी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 53A लिख कर देखना है आपको, ठीक है। 53A आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में फिर दोबारा से मैं बता रही हूँ, अगर आप जून में जा रहे हो तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के भी 100% चांसेस हैं, तो इसे भी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में डाल लो। जल्दी से कौन बच्चा नोट कर रहा है, कम ऑन फास्ट रिप्लाई, जल्दी बताइए। ऐसा कौन सा बच्चा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर रहा है, जल्दी बताइए कौन बच्चा नोट कर रहा है। रिप्लाई करके जल्दी अपना नाम बताओ फटाफट से। कौन सा ऐसा बच्चा है जो क्वेश्चंस नोट कर रहा है हाईली एक्सपेक्टेड। तो हाईली एक्सपेक्टेड में अभी तक मैंने आपको बताया था मॉर्गेज एंड चार्ज, जो कि आपका टोपा का क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। बेटा जैसे क्वेश्चन लिखवाओ ना तो उसके आगे चैप्टर का नाम भी लिख लेना। फिर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, मॉर्गेज एंड चार्ज के बीच में डिफरेंस, जो कि टोपा का क्वेश्चन है। एनामोलस मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज और कंडीशनल सेल वाला जो मॉर्गेज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिख लेना, ये भी आपका टोपा से है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया सेक्शन 53A, सेक्शन 53A अगेन ये भी टोपा का क्वेश्चन है, ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन है। उसी के साथ सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और लिखिए, इसेंशियल कमोडिटीज की डेफिनेशन, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, अब देखिए इधर आ जाइए। ड्रग्स, मैंने आपको इसका एक वो बताया था बच्चों, मैंने आपको इसका एक पता क्या बताया था, एक स्टोरी सुनाई थी, याद है आपको वो स्टोरी याद है क्या आपको? मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जल्दी बताओ क्या स्टोरी याद है, जल्दी जल्दी बताओ क्या स्टोरी याद है बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट से रिपीट करके जल्दी बताइए क्या स्टोरी याद है, क्या स्टोरी याद है आप लोगों को? मैंने बताया किसान है, किसान घर से चला 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 चला, और मैंने वहां जब चैप्टर पढ़ाया तब भी बताया था, किसान घर से चला, और घर से जब वो चला तो घर से चलने के बाद बच्चों हुआ क्या कि घर से जब वो चला तो वो ट्रैक्टर लेके चला, ट्रैक्टर में कुछ बीज थे, कुछ खाद था, ये देखो कुछ बीज थे कुछ खाद था, है ना, एडिबल ऑयल सीड्स थे, कॉटन, ये, लेकिन ट्रैक्टर में तेल डलवाना पड़ा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ जूट लगाने के लिए, है ना, लेकिन वो बीमार हो गया तो उसे वेजिटेबल्स के लिए बोला और उसी के साथ साथ दवाइयों के लिए बोला। ये एक एग्जाम्पल से, एक स्टोरी से मैंने आपको याद करवाया था, शायद आपको याद भी होगा, मे बी पॉसिबल, पूरे चांसेस आपको याद होगा। ठीक है बच्चों, ओके मैम, अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंग्लिश मॉर्गेज एंड कंडीशनल सेल। आगे कंज्यूमर एक्ट से क्वेश्चन
है। और आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। आपको मैं आगे क्वेश्चन बताना चाहूंगी, पहले प्रोविजन बताऊंगी फिर क्वेश्चन। कंज्यूमर एक्ट में कहता है कि सर्विस का मतलब होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, कंज्यूमर एक्ट का क्वेश्चन है और कंज्यूमर एक्ट ये कहता है कि सर्विसेज का मतलब जो है, सर्विसेज का जो मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्विस? सर्विस का मतलब है कि जो सर्विस दी हो, अवेल करी हो, कंसिडरेशन के बदले। प्लीज मेरी बात पे ध्यान दो, कंसिडरेशन के बदले, किसके बदले जरा बताना? कंसिडरेशन के बदले, इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन। इट मीन्स कंसिडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सर्विस भी नहीं है और कंज्यूमर एक्ट में कवर नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया प्रोविजन? सर्विस का मतलब है जो सर्विस आपने कंसिडरेशन के बदले दी हो, मतलब बदले में कुछ कंसिडरेशन रिसीव किया हो। अगर कंसिडरेशन नहीं है, चाहे कंसिडरेशन पार्टली पेड है, कंसिडरेशन फुल्ली पेड है, वट एवर भी, लेकिन कंसिडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। बिना कंसिडरेशन के आप सर्विस में कवर नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अब चलो सुनो, अब वापस आइए, अब वापस आइए, वापस आइए। अब वापस आइए। अब वापस आइए जल्दी से। मिस रुबीना वॉज ऑपरेटेड इन जनरल हॉस्पिटल नागपुर, ठीक है, विच वॉज अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड जो फ्री ऑफ चार्ज फॉर फैमिली प्लानिंग था, और उन्होंने ऑपरेट कराया था फैमिली प्लानिंग के लिए जो ऑपरेशंस होते हैं। सब्सिक्वेंटली शी गेव बर्थ टू फीमेल चाइल्ड। सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? कहानी है कि एक फैमिली प्लानिंग के लिए ऑपरेशन होता है, उसके बाद बच्चे नहीं होते, और रुबीना ने क्या किया था, नागपुर से जनरल हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में अपना ऑपरेशन कराया, लेकिन उसके बाद भी उसको एक बेटी हो गई और उसने ना कंप्लेंट फाइल करी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अगेंस्ट और डॉक्टर के अगेंस्ट जिसने ऑपरेशन किया था, और 2 लाख रुपए मांगे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे एक एक्स्ट्रा लड़की हो गई है, क्योंकि तुमने मेरा ऑपरेशन सही नहीं करा, तो तुम्हारी गलती की वजह से मेरे एक लड़की एक्स्ट्रा हो गई है इन परफॉर्मिंग ऑपरेशन। रुबीना सोट रिलीफ 2 लाख अंडर कंज्यूमर एक्ट स्टेटिंग नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर ऑफ महाराष्ट्र बीइंग कंट्रोलर हॉस्पिटल मे बी ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी इन सर्विस। बताओ क्या रुबीना सक्सीड हो जाएगी? चलो जल्दी रिप्लाई करके बताओ। रुबीना की बेचारी के एक बच्ची ज़्यादा हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, और वो आगे बच्चा नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उसने डॉक्टर से ऑपरेट करा लिया था, बट ऑपरेट सही नहीं हुआ, सरकारी अस्पताल था, ऑपरेशन किया सही नहीं किया, तो अब रुबीना परेशान हो गई। रुबीना ने कहा लो 2 लाख रुपए दो अब तुम, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे एक लड़की एक्स्ट्रा हो गई है, लो 2 लाख रुपए दो। तो क्या रुबीना यहाँ सक्सेस हो जाएगी अपने मिशन में? चलो जवाब दे के बताओ, जल्दी 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 जवाब दे के बताओ, फटाफट से, फटाफट जवाब चाहिए यार, ऐसे नहीं होता, जवाब देते नहीं हो तुम। चलो जल्दी बताओ, जल्दी जवाब दे के बताइए फटाफट से, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। क्या रुबीना सक्सेस हो जाएगी? हाँ जी, क्या रुबीना सक्सेस हो जाएगी? येस और नो, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। क्या उसने यहाँ कोई कंसिडरेशन दिया था? जो सर्विस ली है उसने उसके बदले कोई कंसिडरेशन दिया? अरे सर्विस की डेफिनेशन में साफ लिखा है बच्चों कि वहां पे कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन है यहाँ? अच्छा घर जाओ। हे रुबीना, जा घर जा। रुबीना, रुबीना, रुबीना घर जाओ तुम, रुबीना घर जाइए। अच्छा, इन द इंस्टेंट केस इज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज which will not fall in the definition of service under Consumer Act. For the same reason, Rubina is not a consumer. Okay. So Rubina लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची तो लाखों पाए। अच्छा रुबीना कोई दिक्कत नहीं, वो बच्ची तुम हमें दे देना, हम उसे पढ़ा लिखा के कंपनी सेक्रेटरी बना देंगे, और रुबीना वो CS बन के बच्चों को पढ़ाएगी,
और खुद भी सीएस बन जाएगी। अच्छा, हाँ रूबीना, तुम्हें इतनी दिक्कत है उस बेटी से, उस बच्ची को तुम हमें दे जाना बस 4 साल की करके, जब वो 4 साल की हो जाए ना फिर भेज देना। एक्चुअली 4 साल तक थोड़ी दिक्कत है यार, बच्चों की क्लासेस ज़्यादा लेनी पड़ती है तो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। बच्चों की क्लास होती है, ये भी हमारे बच्चे हैं, 4 साल तक बच्चे की ज़्यादा केयर करनी होती है। जानते हो आप, सब बच्चे जानते ही होंगे। मैम हम कैसे जानते हैं, हमारे बच्चे थोड़ी ना है मैम। अच्छा, जब होंगे तो आपको लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, 4 साल तक बच्चे को बहुत प्रॉपरली केयर केयर से उसे बहुत केयर करनी पड़ती है। तो रुबीना 4 साल का बच्चा हो जाए तो हमारे यहाँ छोड़ जाना, हम उसे पढ़ा लिखा के सीएस बना देंगे, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा हाँ, चलो चलो अब आगे बढ़े। बेनामी के तहत पढ़ते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 डील विद सर्विस ऑफ नोटिस। नोटिस किसको भेजा जाएगा, बेनामी एक्ट के तहत नोटिस किसके पास जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस इन्होंने कहा इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के पास, अगर फर्म है, यहाँ फट्टे मारने वाले क्वेश्चन है ये। नोटिस किस पे जाएगा, तो सीधी सीधी बात है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल है, फर्म है तो पार्टनर या मैनेजर, एचयूएफ है तो कर्ता, कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर, और एनी अदर केस में एनी अदर एसोसिएशन पर्सन, और अगर और कोई केस है तो जो कंट्रोल कर रहा है। सीधा ये फट्टे मारने वाला क्वेश्चन है, देख लो। इन्होंने पता है क्या पूछा कि बेनामी एक्ट के तहत नोटिस भेजना है, क्या बताना जरा, बेनामी एक्ट के तहत नोटिस भेजना है। अच्छा जी, नोटिस भेजना है जी, ठीक है। और जो नोटिस भेजना है बेनामी एक्ट के तहत, जो नोटिस भेजना है, ठीक है जी, समझ में आया। जो बेनामी एक्ट के तहत नोटिस भेजना, तो नोटिस अरे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे, फर्म है तो पार्टनर या मैनेजर पे, एचयूएफ है तो कर्ता पे, कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर पे, कोई अदर है तो वो, और रेस्ट में चेक करना है कंट्रोल कर रहा है। ये रिपीट हो गया बच्चों क्वेश्चन, बच्चों रेरा का ऑब्जेक्टिव रिपीट हो गया है। रेरा का ऑब्जेक्टिव भी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में पॉइंट डाल दो, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रेरा, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रेरा का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा, और ब्रैकेट में रेरा डाल देना निकिता। निकिता हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा एंड ब्रैकेट करके रेरा, ठीक है बेटा, डाल दिया। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रही हूं, बिल्कुल सेलेक्टेड, एकदम एकदम ठोस सेलेक्टेड। चलो आगे चले। अच्छा बेटा, एक और क्वेश्चन नोट करो, कंज्यूमर एक्ट का क्वेश्चन है, उसमें डेफिनेशन ऑफ सर्विस एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड केस स्टडी। कंज्यूमर की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन, मतलब कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाता है वो कोपा।
देखिए बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। नहीं, क्वेश्चन तो आप सारे ही कर लो तो अच्छा रहेगा। मैं आपको पूरी पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बट मैं जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करती जा रही हूँ और हाईली एक्सपेक्टेड आपको कुछ बता रही हूँ। ठीक है, वैसे आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैठ के मैं आपको सारा बुकलेट एक साथ भेज रही हूँ ताकि आपको जगह जगह ढूंढना भी ना पड़े। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद शेयर कर दूंगी और आप ये जो है इसमें आंसर भी दे रखे हैं तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये क्वेश्चंस आप कर लोगे अपने हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब देखो, वही वही क्वेश्चंस मैं डिस्कस भी करती जा रही हूँ। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो जरा सुनो, एक मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट वही एनफोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट वही एनफोर्सेबल है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आपको याद होगा डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर याद है तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर एक हस्बैंड वाइफ के साथ, हस्बैंड क्या करता है वाइफ के साथ अगर कोई वादा करता है, बोलता है मैं तुझे इतने 1000 रुपये महीना दूंगा, और उसके बाद अगर वो नहीं देते तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में फॉल नहीं करता। कारण क्योंकि वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यू नो वेरी वेल, and domestic agreements are outside from the purview of contract act because domestic agreements are not enforceable by law। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है पैसे पे करने का और हस्बैंड अगर पे नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अपने हस्बैंड के खिलाफ वाइफ केस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर रखे गए हैं। क्या प्रोविजन समझ में आ गया सभी बच्चों को? आ गया क्वेश्चन समझ में? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया? बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया क्वेश्चन समझ में? यस मैम। चलो अब क्वेश्चन देखो क्या है। कहता है जी, राम एम्प्लॉयड इन मुंबई एंड प्रॉमिस टू पे 8000 रुपये महीना अपनी पत्नी को सुनीता जो दिल्ली में रहती हैं। ऑन रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन शी हैज़ बिकम अनफेथफुल। अच्छा, उन्हें लगा कुछ ऐसा पता चला कि वो अनफेथफुल है, तो राम ने उन्हें 8000 रुपये महीना देने से मना कर दिया। ठीक है, सुनीता केस, मैं तेरे खिलाफ केस फाइल कर दूंगी। अच्छा, अब तुझे जेल कराऊंगी, जेल, तू मुझे 8000 रुपये महीना नहीं देता। अच्छा, अगेंस्ट राम। एडवाइस क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगी? जवाब दो बच्चों, स्क्रीन पे फटाफट ये सुनो ये सुनो लिख के भेज दो जल्दी। यस नो 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 यस नो। क्या यहाँ पर इनकी वाइफ उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? कई बार बच्चों को, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कई बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसका डॉक्टर का बड़ा नाम होता है, तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो एक गोली देता है, वो एक टैबलेट देता है। जब वो एक टैबलेट देता है, वो एक टैबलेट देता है तो फिर ये लगता है यार ये जो टैबलेट दिया इससे हमें इससे हम सही कैसे हो सकते हैं? सुनना मेरी बात ध्यान से, इससे हम कैसे सही हो सकते हैं? और ये तो छोटी सी टैबलेट है, ये तो छोटा सा सिरप है, एक ही दी है, बस एक ही दी है, बस एक ही दी है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसे खा के सही भी हो जाते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, कई सारी दवाई देंगे आपसे, कहीं बहुत देर तक बात करेंगे, आपका टाइम बहुत लेंगे। कुछ डॉक्टर होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता तो वो फटाफट से एक टैबलेट लिखते हैं और दे देते हैं। हाथ लगा के देखा, अच्छा हाँ समझ में आ गया। ऐसी कहानी है बच्चों, एक्सपीरियंस है, यही चीज होती है। अगर किसी को जड़ पता चल गई ना कोर्स की, वो एक ही टैबलेट देगा। मैं जो आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ ना वो समझ लो जरा, ढंग से कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे साथ के भी बहुत सारे बच्चे थे, वो लगे रहते थे लगे रहते थे लगे रहते थे लगे रहते थे, लेकिन दिक्कत हुई और मैं थोड़ा दिमाग से गेम खेलती थी, क्रक्स बना के थोड़ा दिमाग से, तो पास हो जाते हैं। चलो, क्या ये सक्सेस होंगी? आंसर इज नो। क्वेश्चन कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे? लिखना आता है? लिखना आता है क्या? जल्दी बताओ, क्या क्वेश्चन का आंसर लिखना आता है? लिखना सिखाऊं? मुझे रिप्लाई करके बताओ। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या फॉर्मेट होगा? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट all agreements are not enforceable by law only सिखा दो मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आयुषी। चलो चलो लिखो मेरे साथ लिखो लिखो, कैसे लिखना एग्जाम में? मैम सच्ची में, मैम आप तो बहुत अच्छी हो, मैम आप तो बहुत अच्छी हो सच्ची में, मैम सच्ची हो, भगवान आपका मैम बहुत भला करे। अच्छा थैंक यू।
एक तेरे को किधर भागने का लग रहा है रे? बच्चों को क्वेश्चन करा रही हूँ, तू इधर से उधर, इधर से उधर चल रहा है रे। चल वापस चल चल, बच्चों को सिखाने से मना कर रहे हैं, सिखाने से मना कर रहे हैं। चाटा पड़ेगा तेरे को लैपटॉप, सही से काम कर। चल, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, ऐसे गद्दारी नहीं करते एग्जाम के समय। अच्छा चलो। अरे यार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। चलो, जब भी कभी कोई केस लिखा जाता है, जब भी कभी क्वेश्चन में कोई आंसर प्रेजेंट किया जाएगा, तो उस क्वेश्चन को 3 भाग में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा इंट्रो, एक होगा हमारा कंस्ट्रक्शन, और एक होगा हमारा कंक्लूजन। नंबर 1 हमारा होगा इंट्रोडक्शन, नंबर 2 हमारा होगा कंस्ट्रक्शन, और नंबर 3 होगा बच्चों हमारा कंक्लूजन। ये ध्यान रखना। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंक्लूजन। नाउ अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? इंट्रोडक्शन में कहता है एज पर दी प्रोविजन ऑफ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूं, एज पर दी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स, क्या है यार बार बार चला जाता है तू, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। Only those agreements are contract whose are enforceable by law। ठीक है, ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स whose are enforceable by law। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स are not enforceable by law। in our case, जो भी नाम है उसका नाम लिख दोगे। अब उसमें केस में क्या लिखोगे? जो देखो सुनो, इन अवर केस राम इज अ हस्बैंड ऑफ सुनीता, एंड राम, देखो लिख समझ लो क्या लिखना है। राम इज अ हस्बैंड ऑफ सुनीता एंड राम प्रॉमिस टू सुनीता टू पे ₹8,000 per month, but after some time Ram stopped this payment and Sunita is interested to file a case against Ram। बस इतना स्टॉप कर देना। Now as per our opinion, as per the provision of law and our opinion, in this case Sunita is not eligible to file case against Ram in court because that agreement is not enforceable by law, so Sunita having no right to file case against the Ram। समझ आ गया बेटा?
समझ आ गया क्या? समझ आया सब बच्चों को? चलो अब देखो इधर, अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो बेटा, जल्दी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो जल्दी से। रजनी गोट हरसेल्फ ऑपरेटेड इन देवश्री हॉस्पिटल फॉर रिमूवल ऑफ हर यूट्रस एज अ सिस्ट, मतलब उनके कोई सिस्ट थी जिसे गांठ बोलते हैं हिंदी में, और वॉज फाउंड टू डेवलप नियर वन ऑफ हर ओवरीज। सर्जन हु परफॉर्म द ऑपरेशन left abdominal back in the abdominal, this caused lot of pain, suffering, uneasiness to her. Abdominal pack was subsequently removed by another surgical operation, मतलब abdominal pack भी उन्होंने निकाल दिया। It was alleged that due to the negligence of surgeon, patients suffer of all consequences, therefore it should be treated as negligence in treatment, but hospital authority contended that patient problem was removed by second operation, hence it is not deficiency. Rajni sought relief under Consumer Act, stating negligence may be treated as deficiency and compensation may be paid to her. Decide, रजनी सक्सेस हो सकती है नहीं हो सकती? 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ बच्चों जल्दी से। कहानी समझ में आई? इसमें क्या करा, मतलब आपने उसके एक प्रॉब्लम खत्म करी और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी, और पता है क्या कहते हैं डॉक्टर, अरे कोई नहीं दूसरा ऑपरेशन करा लेना बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ओ भाई ड्रामा है क्या? ओ भैया ड्रामा चल रहा है क्या? ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, ये काटो वो पीटो, क्या तरीका है? तो सुनो जरा ध्यान से, डेफिशिएंसी की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया। डेफिशिएंसी का मतलब होता है फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, इनएडिक्वेसी इन क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। ध्यान दीजिए, विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय और अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स अ पर्सन इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस डिसाइड हुआ, doctors have performed their duties and exercise as ordinary degree of professional skill, they cannot held guilty of medical negligence. In present case, doctor is liable for medical negligence as leaving abdominal pack in the abdomen. His conduct fell below of the standard of reasonable, मतलब आप ऑपरेशन करते हो किसी के पेट में अगर कैंची छोड़ दो तो क्या वो ऑर्डिनरी कोर्स है? सो बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ reasonable competent practitioner, the doctor has breached all of the stated principles, he is liable of medical negligence. Rajni will succeed in his case and entitled for compensation. Are you got the point बच्चों? समझ आया? ये गिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गए, जो गिफ्ट की मैं बात कर रही थी आपके साथ। ये शॉर्ट नोट जरूर करने, कंडीशन, वारंटी, मॉर्गेज, चार्ज, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये जितने शॉर्ट नोट दे रखे हैं ना इनको तो रट लेना। अब बच्चों मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूं, ये पूरी शीट, ये आप पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। एग्जाम के क्वेश्चंस का मैंने तरीका आपको बताया, किस तरीके के एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ आपके साथ एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अब मैं आपको ये एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपको भेज रही हूँ। एक बार आपका होमवर्क बस यही होना चाहिए, क्वेश्चंस को देखना लिख लेना, क्वेश्चंस को देखना लिख लेना, ठीक है। और कोई भी कुछ भी आपके लिए कुछ होगा एक्स्ट्रा रिवीजन सेशन व्हाटएवर भी, वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगी, आपको बता दूंगी।